आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है ग्रीनलैंड। 2020 में आने वाली एक एक्शन थ्रिलर साईफाई मूवी है। बड़ी बेहतरीन मूवी है, एंड तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मूवी के शुरुआत में हमें जॉन नामक एक आदमी को काम करते वक्त दिखाई जाता है। जॉन एक आर्किटेक्ट डिजाइनर होता है और जॉन बड़े बड़े बिल्डिंग्स को डिजाइन करता है। जॉन की एक वाइफ भी होती है जिसका नाम एलिसन होता है। इन दोनों हस्बैंड वाइफ में रिलेशंस कुछ अच्छे नहीं रहते और इनका एक छोटा सा बच्चा भी होता है जिसका नाम नीथन होता है। जॉन यहाँ पर अपना पूरा काम निपट कर घर निकलता है और जॉन तय करता है कि घर जाने के बाद अपनी वाइफ से वो अच्छे से बात करेगा, उसके साथ दोबारा अच्छे से रिलेशन बनाएगा। जॉन घर पर पहुंच जाता है और अपनी वाइफ एलिसन से बात करने लगता है। वो कहता है कि हमारे बच्चे के लिए हमें एक दूसरे से बात करनी ही होगी और हमें अच्छे से रहना होगा, जो कि हमारे बच्चे के भविष्य के लिए अच्छा होगा, और मुझसे जो भी गलती हुई मुझे माफ करो। और जॉन इतना कह ही रहा था तभी उन दोनों का बच्चा इनकी सारी बातें सुन लेता है और इनकी सारी बातें सुनकर वो भी बहुत खुश हो जाता है। अब इनका पूरा परिवार एक साथ बैठा ही हुआ था। तभी अचानक से टीवी पर एक न्यूज चलने लगती है। न्यूज में बताया जाता है कि एक बड़ा सा कॉमेट अर्थ से जल्द ही टकराने वाला है। यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कॉमेट धूल और आइस के कणों का बना होता है। ये कॉमेट ज्यादातर हमारे सन का चक्कर काट रहे होते हैं और ये कभी कभी हमारे अर्थ की तरफ भी आ जाते हैं। टीवी पर बताया जाता है कि आने वाले अगले 2-3 दिनों में वो कॉमेट अर्थ से टकरा जाएगा। लेकिन यहाँ अर्थ पर कोई भी इस कॉमेट के बारे में ज्यादा नहीं सोचता और इस खबर को इग्नोर किया जाता है। अब इसके बाद जॉन उसके बेटे ईथन को लेकर बर्थडे शॉपिंग करने के लिए मॉल में जाता है। जैसे ही जॉन गाड़ी से बाहर उतरकर आसमान की ओर देखता है तो उसे कई सारे मिलिट्री फ्लाइट्स आसमान में उड़ान भरते हुए दिखाई देते हैं। ये सब देखने के बाद जॉन इन सब बातों को इग्नोर कर देता है और मॉल के अंदर शॉपिंग करने के लिए जाता है। जॉन शॉपिंग कर ही रहा था तभी उसके मोबाइल पर गवर्नमेंट की तरफ से एक अलर्ट मैसेज आ जाता है और थोड़ी देर बाद उसके फोन पर एक कॉल भी आती है। उस कॉल में उसे बताया जाता है कि उसको और उसके फैमिली को एक सेफ शेल्टर के लिए चुना गया है और इस शेल्टर में जाने के लिए उन्हें आज रात 9 बजे तक एक मिलिट्री एयरपोर्ट तक पहुंचना होगा। वही सेम अलर्ट मैसेज जॉन के घर के टीवी पर भी दिखाई जाता है, लेकिन जॉन की वाइफ एलिसन इस बात पर ध्यान नहीं देती। जॉन इस बात को सुनकर बहुत घबरा जाता है और अपने घर की ओर निकलता है। जॉन घर पर जाने के बाद देखता है कि उसके कई सारे नेबर्स नीथन के बर्थडे पार्टी के लिए इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर इन सब के सामने एक बार टीवी पर न्यूज चलने लगती है कि वो कॉमेट कई सारे टुकड़ों में अब बट चुका है और उसके सभी टुकड़े अगले आने वाले 2 दिनों में अर्थ से टकरा जाएंगे और उसका सबसे बड़ा और आखिरी टुकड़ा वेस्टर्न यूरोप से टकराएगा और इसकी वजह से पूरी इंसानियत खत्म हो सकती है। अब ये न्यूज सुनकर वहाँ पर बैठे सभी लोग डर जाते हैं। तभी जॉन के घर के आसपास किसी समंदर में उस कॉमेट का एक छोटा सा टुकड़ा गिर जाता है और उस इम्पैक्ट की वेव इन सबको हिला कर रख देती है। तभी जॉन अपने घर के बाहर जाकर देखता है, उसे कई सारे पंछी आसमान में यहाँ से वहाँ उड़ान भरते हुए दिखाई देते हैं और यहाँ पर इस कॉमेट का एक छोटा सा टुकड़ा गिरने की वजह से एक स्ट्रॉन्ग वेव जॉन से और उसके घर से टकराती है, जिसकी वजह से घर के सभी दरवाजे खिड़कियां टूट जाते हैं। इतना छोटा सा टुकड़ा इतनी बड़ी वेव्स ला सकता है, तो इसका बड़ा सा टुकड़ा गिरने पर क्या होगा? ये बात सुनकर वहाँ पर बैठे सभी लोग आपस में घबरा जाते हैं। इसके बाद दोबारा जॉन के टीवी और मोबाइल पर फिर एक बार वही अलर्ट मैसेज आ जाता है। उसमें बताया जाता है कि उसकी फैमिली सीक्रेट शेल्टर के लिए चुनी गई है और जॉन को एक आइडेंटिटी कार्ड और QR कोड भी भेज दिया जाता है ताकि उसकी फैमिली को पहचाना जा सके। अब ये सब देखने के बाद वहाँ पर मौजूद सभी लोग भड़क जाते हैं कि आखिर उसे ही क्यों सेलेक्ट किया गया है, हम सब लोगों को क्यों नहीं, और वो अपने घरों की ओर निकल जाते हैं। अब यहाँ पर जॉन एलिसन अपने बैग पैक करके वहाँ से निकल नहीं वाले थे, लेकिन उनका बेटा एक डायबिटिक पेशेंट होता है तो इसीलिए वो थोड़ा सोचने लगते हैं और फिर वो दोनों ज्यादा ना सोच के अपने बेटे के लिए इंसुलिन इंजेक्शन और कुछ दवाइयाँ ले लेते हैं। अब वो लोग अपनी कार लेकर वहाँ से निकलते हैं। तभी उनकी एक नेबर उनकी गाड़ी को रुकाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि उसकी बेटी को भी उनके साथ लेकर जाए, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि वहाँ जाने के लिए उन तीनों को ही सेलेक्ट किया गया था। अब ये लोग मिलिट्री बेस तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन आगे ट्रैफिक जाम होने की वजह से वो अपनी गाड़ी वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ते हैं। अब ये तीनों उस शेल्टर तक पहुंच जाते हैं। वहां पर उनका QR कोड स्कैन करके उनके हाथों में आइडेंटिटी बैंड बांध दिया जाता है और उन्हें अंदर जाने दिया जाता है। अंदर जाने के बाद जॉन को पता चलता है कि उसके बेटे के इंसुलिन की दवाइयां गाड़ी के अंदर ही छूट गई है। यहाँ पर जॉन मिलिट्री ऑफिसर को पूछकर दवाइयां लाने के लिए गाड़ी की तरफ निकल पड़ता है
और एलिसन से कहता है कि तुम जाकर प्लेन में बैठो, मैं जल्द ही आ जाऊंगा। अब ज्यादा वक्त होने के बाद जॉन वहां पर नहीं आता तो एलिसन घबरा जाती है और वो एक ऑफिसर से उनकी सारी सिचुएशन बताती है कि उसका बेटा एक डायबिटिक पेशेंट है और उसकी दवाइयां लाने के लिए उसके हस्बैंड बाहर गए हैं। अगर उसके हस्बैंड आए तो उसे बता दिया जाए कि वो इस प्लेन में बैठी है। लेकिन ईथन की मेडिसिन वाली बात सुनकर वो ऑफिसर नीथन और एलिसन को अलग से एक लेडी ऑफिसर के पास लेकर जाता है, क्योंकि कोई भी पेशेंट इस प्लेन में अलाउड नहीं था। वही दूसरी तरफ जॉन मेडिसिन लेकर वापस आता है और एलिसन को ढूंढने लगता है। वही दूसरी तरफ नीथन और एलिसन की एंट्री बैन कर दी जाती है, लेकिन एलिसन उनसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज उन्हें जाने दिया जाए, क्योंकि उसके हस्बैंड ऑलरेडी प्लेन में बैठे होंगे। अब वो ऑफिसर जॉन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन जॉन तो प्लेन में था ही नहीं। इसलिए ऑफिसर एलिसन को वहां से जाने के लिए कहते हैं और एलिसन रोते हुए एयरपोर्ट से बाहर आ जाती है। अब जॉन भी यहाँ पर काफी टेंशन में था, लेकिन फिर भी वो एक प्लेन में चढ़ जाता है और एलिसन को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी जॉन के हाथ में एक मेडिसिन का बॉक्स देखकर एक आदमी उससे पूछता है कि तुम्हें मेडिसिन के बॉक्स के साथ अंदर कैसे आने दिया, क्योंकि ये लोग किसी भी तरह के पेशेंट को अलाउड नहीं कर रहे हैं, बल्कि मेरी बहन को भी इन्होंने निकाल दिया है। अब ये सुनकर जॉन समझ जाता है कि उन्हें भी प्लेन में आने नहीं दिया होगा। अब वो बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि पूरे एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया है, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग इस प्लेन में चढ़ने के लिए आ रहे हैं ताकि आने वाले संकट से वो बच सके। इसलिए मिलिट्री वाले उन सभी लोगों पर अंधाधुंध गोलियां फायर करने लगते हैं और इन सब में उस प्लेन का फ्यूल लीक होने लगता है और थोड़ी ही देर बाद एक गोली लगने से पूरे एयरपोर्ट में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं, जबकि इस हादसे में कई सारे लोग मारे जाते हैं। अब ये सब देखकर एलिसन और जॉन दोनों ही घबरा जाते हैं। एलिसन घबराकर अपने कार तक पहुंच जाती है और कार पर एक नोट छोड़ जाती है। वो लिखती है कि मैं अपने फादर के घर जा रही हूँ, तुम मुझे वहाँ पर आकर मिलो, और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद जॉन भी उन लोगों को ढूंढता हुआ अपने गाड़ी के पास आता है और एलिसन का वो नोट देखकर बहुत खुश हो जाता है कि एलिसन और उसका बेटा सेफ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलिसन अपने बेटे के लिए कुछ दवाइयां ढूंढने के लिए एक मेडिकल स्टोर में जाती है, लेकिन वहां कुछ लुटेरे आकर फायरिंग करने लगते हैं और वो दोनों डर के मारे वहां से निकल जाते हैं। बाहर आकर उसे एक फैमिली मिलती है, उनसे वो काफी रिक्वेस्ट करके लिफ्ट मांगती है। एलिसन उनसे कहते कि मुझे मेरे फादर के घर तक जाना है और वो उन्हें आने देते हैं। अब यहाँ पर एलिसन बातों बातों में उन्हें बता देती है कि वो लोग भी सेफ शेल्टर के लिए चुने गए थे, लेकिन उन्हें प्लेन में पेशेंट अलाउड ना होने की वजह से बाहर निकाल दिया गया। अब यह बात सुनकर कार चला रहा वो आदमी अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है और वो कहता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस बच्चे को जाने देना चाहिए था, लेकिन तुम घबराओ मत, इस बच्चे को मैं अगले मिलिट्री बेस कैंप तक लेकर जाऊंगा। लेकिन एलिसन कहती है कि नहीं, मुझे सिर्फ मेरे फादर के घर तक ही छोड़ दो। लेकिन वो आदमी गाड़ी को साइड में रोकाकर एलिसन को गाड़ी से बाहर निकाल देता है और उसके हाथों में लगा आइडेंटिटी बैंड भी उससे छीन लेता है और यहाँ पर एलिसन रोते हुए रास्ते में लिफ्ट मांगने लगती है। अब ये तीनों ही एक दूसरे से बिछड़ चुके थे। जॉन एलिसन को कॉल करने के लिए एक बिल्डिंग के टॉप पर जाता है, जहाँ पर कुछ लोग पार्टी कर रहे थे क्योंकि दुनिया खत्म होने वाली थी, और देखते ही देखते एक कॉमेट का टुकड़ा दूर जाकर गिरता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसे देखकर ये लोग जश्न मना रहे होते हैं। बड़े अजीब लोग हैं यार। और जैसे ही जॉन नीचे आता है तभी कुछ सर्वाइवल्स की एक गाड़ी उसे दिखाई देती है, जो कि वो गाड़ी कनाडा जा रही थी, और जॉन उस गाड़ी में बैठ जाता है ताकि वो एलिसन के फादर के घर तक जा सके। जॉन को उस गाड़ी में एक आदमी मिलता है जिसका नाम कैलिन होता है। कैलिन जॉन के हाथों में बना वो आइडेंटिटी बैंड देखता है और उसे कहता है कि मेरी माँ एक डॉक्टर है और मेरी माँ को भी उन्होंने सेलेक्ट किया है। यूएस आर्मी और गवर्नमेंट को पहले से ही पता था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने 2 हफ्ते पहले से ही एक लॉटरी सिस्टम निकाला हुआ था और उसमें सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही सेलेक्ट किया गया है। कैलिन उसे आगे बताता है कि मेरे कुछ दोस्त पायलट्स है और उन्होंने ही जेट्स को फ्लाई होते हुए देखा था और उन्हें ट्रैक किया था। वो आगे बात करते हुए कहता है कि यूएस आर्मी ने ग्रीनलैंड में कुछ बंकर बनाए हैं और वहीं पर इन सारे सर्वाइवल्स को लेकर जा रहे हैं। लोगों को उनके प्रोफेशन के हिसाब से सिलेक्ट किया जा रहा है और जॉन यहाँ पर एक आर्किटेक्ट डिजाइनर होता है, यानी कि पूरी दुनिया खत्म होने के बाद दोबारा बिल्डिंग्स खड़ी करने के लिए जॉन जैसे लोगों की जरूरत तो होगी ही, इसलिए उसे सिलेक्ट किया गया था। कैलिन उसे कहता है कि हम लोग भी कनाडा जाएंगे, जो मेरे पायलट दोस्त है वो हमें ग्रीनलैंड लेकर जाएंगे और हम भी उस बंकर के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। कैलिन जॉन को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन जॉन मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं, मुझे मेरे बीबी बच्चे के पास ही जाना है। कैलिन उसे कहता है कि आज रात की फ्लाइट लास्ट फ्लाइट है, तुम्हें आना हो तो आ जाओ। अब यहाँ पर कुछ लोग जॉन पर अचानक से हमला कर देते हैं
क्योंकि वो चुना गया था और जॉन के हाथ में वो आइडेंटिटी बैंड भी था जिसकी मदद से वो शेल्टर के अंदर जा सकता था। इसलिए वो लोग जॉन के हाथ का वो आइडेंटिटी बैंड छीनने की कोशिश करते हैं और उस फाइट में कैलिन भी आ जाता है और वो सभी लोग गाड़ी से बाहर गिर जाते हैं। यहाँ पर जॉन एक आदमी को मार भी देता है, लेकिन उस फाइट में कैलिन की मौत हो जाती है। कैलिन को देखकर जॉन भी बड़ा अफसोस करने लगता है। वही दूसरी तरफ वो आदमी अपने बीवी से कहता है कि हमें दूसरा मौका मिला है अंदर जाने का, और इसके बाद वो दोनों एक मिलिट्री बेस तक पहुंच जाते हैं। वो आदमी जॉन के बेटे को गोद में उठाकर ऑफिसर से कहता है कि देखो ये मेरा बच्चा है और इसके हाथ में बैंड भी है। हमारे हाथों का बैंड खो गया है, हमें भी सेलेक्ट किया गया था, प्लीज हमें अंदर जाने दिया जाए। लेकिन वो बच्चा रोते हुए उन ऑफिसर से कहता है ये मेरे मम्मी पापा नहीं है, इन्होंने मुझे किडनैप किया है। अब इस बच्चे की बात सुनकर वो ऑफिसर नीतन को एक नर्सिंग कैंप में लेकर जाता है। वही दूसरी तरफ एलिसन किसी से लिफ्ट ले लेती है और वो भी उस आर्मी बेस तक पहुंच जाती है और वो अपने बेटे को वहां पर ढूंढने लगती है। तभी वहां एक ऑफिसर एलिसन को नीथन के पास लेकर जाता है और फाइनली उसे नीथन भी मिल जाता है। एक माँ को बच्चा कितना प्यारा हो सकता है, यह बात सिर्फ वो माँ ही जानती है। नीथन को उसकी इंसुलिन की दवाइयां एक नर्स ने टाइम पर दी थी, इसलिए वो बिल्कुल ठीक था। एलिसन उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। वहां पर एक नर्स आकर उसे कहती है कि हम तुम्हें एक फैमिली कैंप लेकर जाएंगे, लेकिन एलिसन उसके लिए मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे किसी तरह अपने फादर के घर तक जाना है, जिसके बाद वो नर्स उसके लिए एक बस का इंतजाम करती है जो कि उसके फादर के घर के करीब ही छोड़ देगी। और यहाँ पर एलिसन और नीतन उस बस में बैठकर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉन यहाँ पर कई सारे रैंडम घरों में घुसता है और वहां से पानी पीता है। उसी घर में एक टीवी पर न्यूज देखता है कि कॉमेट के अर्थ से टकराने में कुछ ही घंटों का समय बाकी है, जिसके बाद जॉन वहीं से एक कार लेकर एलिसन के फादर के घर निकल जाता है। लेकिन वो वहां पर जाकर देखता है कि एलिसन अभी तक वहां नहीं आई है, जिससे वो टेंशन में आ जाता है कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन एलिसन के फादर उससे ही झगड़ रहे थे। उतने में ही एलिसन का कॉल आ जाता है। एलिसन उसे बताते हैं कि वो घर के आसपास आ चुकी है। तभी जॉन और एलिसन के फादर उससे लाने के लिए जाते हैं। तभी ये सब एक दूसरे से मिलने लगते हैं और सभी यहाँ पर इमोशनल हो जाते हैं और ये सब घर पर आ जाते हैं। तभी वो लोग तय करते हैं कि अब जो भी होगा देखा जाएगा। तभी जॉन को कैलिन की बात याद आती है कि कुछ लोग कनाडा से भी ग्रीनलैंड निकलने वाले हैं, जिनकी आखिरी फ्लाइट आज रात की है। ये सभी बात एलिसन को बता देता है और एलिसन भी जाने के लिए तैयार हो जाती है। एलिसन अपने फादर को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन उसके फादर मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मुझे मेरा आखिरी पल यहीं पर मेरे दोस्तों के साथ और मेरे घर में बिताना है। और वो सभी एक दूसरे को गुड बाय कर वहां से निकल जाते हैं। ये लोग कनाडा से ज्यादा दूर नहीं थे, तो उन्हें वहां जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला था, लेकिन ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से वो भी ट्रैफिक में फंस जाते हैं। तभी वहां पर रेडियो पर एक रिकॉर्डेड मैसेज आ जाता है। उन्हें बताया जाता है कि वहां पर उस कॉमिक के कुछ छोटे टुकड़े आकर गिरने वाले हैं। उतने में ही कुछ टुकड़े आकर वहां पर गिरने लगते हैं और टुकड़े गिरने की वजह से कई सारी गाड़ियां ब्लास्ट होने लगती है और जॉन अपनी गाड़ी को जंगल की ओर लेकर जाता है, लेकिन वही भी कई सारी गाड़ियां जल रही थी। तभी जॉन उन्हें बचाने लगता है और यहाँ पर जॉन का हाथ भी जल जाता है। इसके बाद वो लोग एक दूसरी कार लेकर कनाडा निकल जाते हैं और कुछ दूर जाने के बाद वो लोग कनाडा के उस एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि आखिरी प्लेन भी वहां से जाने वाला है। यहाँ पर जॉन सीधे अपनी कार को रनवे पर उस प्लेन के सामने लाकर खड़ी कर देता है, जिसकी वजह से वो प्लेन भी रुक जाता है और उस प्लेन में बैठा पायलट बाहर आ जाता है और जॉन से बहस करने लगता है। जॉन उस पायलट से उनके साथ लेकर जाने की यही रिक्वेस्ट करता है। अब ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद वो पायलट उन लोगों को लेकर जाते हैं। अब अगली सुबह तक वो लोग ग्रीनलैंड पहुंच जाते हैं, लेकिन कॉमेट का एक टुकड़ा वहां पर आकर भी गिर जाता है, जिसकी वजह से उनका प्लेन भी क्रैश हो जाता है और उस प्लेन के दोनों भी पायलट्स मारे जाते हैं और ये सभी सर्वाइवल्स बच जाते हैं। ये लोग कुछ दूर आते हैं तो उन्हें एक एयरबेस का बंकर दिखाई देता है और वो लोग हाथ हिलाकर हेल्प मांगने लगते हैं और आर्मी वाले उन्हें लेने के लिए आते हैं और इन लोगों को उस बंकर तक लेकर जाता है। अब यहाँ पर वो आखिरी बड़ा सा टुकड़ा अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने लगता है, जिसकी वजह से हर तरफ बड़े बड़े अर्थक्वेक आने लगते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि जॉन, एलिसन और उसका बेटा एक दूसरे को देखते हैं और देखते ही देखते एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और जॉन आखिरी समय में अपने पूरे जीवन को याद करता है और थोड़ी देर बाद सब कुछ खामोश हो जाता है। लेकिन यह तूफान के बाद की खामोशी थी और अब पूरी दुनिया तबाह हो चुकी थी। अर्थ पर कोई भी शहर नहीं बचा था और पूरी दुनिया राख बन चुकी थी
और इस राख की वजह से सब कुछ धुंधला हो चुका था, यहाँ तक कि सूरज भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद हमें 9 महीने के बाद का समय दिखाई जाता है। अब ये राख जमीन पर सेटल हो रही थी और 9 महीने के बाद इस बंकर का डोर ओपन हो जाता है। इन सभी को एक धुंधला सा सूरज दिखाई देता है। वो लोग बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि इस इतनी बड़ी तबाही में सिर्फ बर्ड्स ही जिंदा बचे थे। हमें यहाँ पर अर्थ को दिखाई जाता है कि कैसे इस कॉमेट के एक छोटे से टुकड़े की वजह से पूरी अर्थ जल रही थी। लेकिन ये अकेले लोग नहीं थे जो जिंदा बचे थे, और भी कई देशों में लोग बचे थे और ग्रीनलैंड के बंकर से दूसरे सभी बंकर से भी संपर्क किया जाता है। और यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो डियर व्यूअर्स, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं एक नई शानदार मूवी के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।